ये मान लो तुम्हारे पास में एक हाफ डिस्क ले लेता हूँ मैं, और ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर देख सकते हो तुम स्क्रीन पर। ये तेरा मान लिया हाफ डिस्क है, ये वाई एक्सिस, और इसको मैं बोल देता हूँ ये एक्स एक्सिस है हमारे पास में। और इसका कोऑर्डिनेट बोल दो 0,0। टोटल मास हाफ डिस्क का है, टोटल मास जो तुमको दिया कैपिटल एम, एंड इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर। क्योंकि डिस्क बहुत सारे रिंग से मिलके बनी हुई होगी, और तुमको मैंने ये भी बताया था कि जो रिंग था मासेस केवल सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बट यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मासेस यहाँ पर भी मास है, मास हर जगह पे है, राइट। क्योंकि ये डिस्क है तो मास पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एंड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया, राइट। तो ऐसे केसेस में तुमको क्या करना है, क्योंकि जो डिस्क है बहुत सारे रिंग से मिलके बना है, यहाँ पर तुम आर रेडियस पे जाओगे और एक रिंग कट कर लेना है तुमको ऐसे। आर पे जाकर के क्या कर लेना है तुमको? एक रिंग कट कर लेना होता है, कुछ ऐसे। ये रिंग कट किया मैंने, आर रेडियस पे गया एंड एक रिंग कट किया जिसकी थिकनेस कितनी थी? डी आर। एंड इसका मास है डीएम। ये रिंग है बेटा। और अगर इस रिंग को तुम बाहर निकालो, और बाहर निकाल के मैं इसी रिंग को ऐसे दिखा रहा हूं तुमको, दिख रहा है तुमको ये? इस रिंग को मैंने बाहर निकाल लिया, हाफ रिंग को। तो मुझे कोई इसका एरिया लिखा सकते हैं क्या? क्योंकि इसकी थिकनेस देख कितनी बोला मैंने? डी आर। एंड ये लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ देखो 2 पाई आर होता है किसी भी रिंग का, अगर आधा लेंथ ही लिखना है तो मुझे पाई आर लिखूंगा मैं। और तुमको जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया पता होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? डी ए। एंड दिस इज गिवन बाय लेंथ इनटू विड्थ। तो इसको तो बोल दे कि ये तेरा लेंथ है, और इसको मैं थिकनेस को बोल देता हूँ ये मेरा विड्थ है। तो लेंथ कितना हो गया? पाई आर, एंड विड्थ कितना हो गया तुम्हारे पास में? डी आर। अगर तुमको एरिया मिल गया, और इसका अगर मैं मास बोलूं, मास कितना होगा, तो मास कैन बी रिटन एज डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। एंड डी ए कैन बी गिवन बाय पाई आर इंटू डी आर। ये तुम्हारे पास में डीएम आ गया। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं ना? अच्छा भाई। सर आप तो एक बार ये वाला पार्ट वापस से बता सकते हैं क्या प्लीज, मेरा इंटरनेट जा रहा था। कौन सा पार्ट? सर ये जो आपने अभी बताया वो जो निकालना है पार्ट अच्छा ठीक है। डिस्क में से। देख, ये रिंग था तेरा, ठीक है ना, जो मैंने इसमें कट किया। रिंग को मैं क्या किया, यहाँ पे चाहो तुम लिख सकते हो कि मैं ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे गया, या आर रेडियस पे जा करके एक रिंग की स्ट्रिप कट की जिसकी थिकनेस कितनी थी? डी आर। ये थिकनेस बोल रखा है मैंने इसको। इसकी थिकनेस कितना था? डी आर। और फिर इस रिंग को मैंने बाहर निकाल लिया, इसी रिंग को यहां से। अगर तुम चाहो तो मार्किंग भी कर सकते हो कि अगर ये पॉइंट ए था, और इस पॉइंट को तुम अगर बी बोल रहे थे, ये तुम्हारा ए और ये तुम्हारा हो गया बी। ये ए बी की जो रिंग थी, इसको मैंने बाहर निकाल लिया और सीधा कर दिया। बात समझे कि नहीं? तो अब देखिए यस रेक्टेंगल सर। दिख रहा है ना तेरे को, क्योंकि इसकी थिकनेस डी आर है जिसको मैंने बी बोला, और इसकी लेंथ है पाई आर जिसको लेंथ मैंने एल बोला। इसका एरिया तो लिख ही सकते, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होती है। तो डी ए किसके बराबर हो गया? पाई आर डी आर, राइट। एल कितना है? पाई आर। और डी आर कितना है? बी कितना है? डी आर। तो ये मिल गया तुमको। उसके बाद डीएम कितना होता है ये तुमको पहले भी मैंने बता रखा है। डीएम कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू डीए। यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये मैंने तुमको लिखा रखा है यहाँ पर, राइट है। डीएम किसके बराबर होता है? सिग्मा इंटू यस डीए के बराबर। तो और तुमने एरिया निकाल ही रखा था, तो हो जाएगा पाई आर डी आर। तो डीएम तुमने निकाल लिया, राइट। यस सर। चलो, इतनी बातें तुमको समझ गई, ठीक है ना? अब देखो, अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है ना? तो तुम्हें अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, जो एलिमेंट तुमने कट किया है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बताओ। वाई सी एम अगर तुमसे लिखना के लिए बोला जाए तो क्या लिखोगे? अरे भाई साहब। सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बाय अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। मैं रिंग का सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूँ, ये कितना होगा तेरा? ये वाई है ना, ये कितना होगा?
टू रिंग का आर टू बाई पाई, पाई। 2r/पाई होता है ना ये, तो इसको क्या लिखोगे, 2r/पाई। ये हो जाएगा dm इंटू वाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। तुम याद करो, इसको मैंने बोला था कि दिस इज द एलिमेंट जिसका हमें सेंटर ऑफ मास लेना पड़ता है, जब मैं 3D सेंटर ऑफ मास लिखा रहा था। तो ये तुम्हारा वाई कितना होगा यहाँ पर, जो एलिमेंट तुमने कट किया उसका ही सेंटर ऑफ मास लिखना होता है। तो 2r/पाई। एक मिनट मैं तुमको बताता हूँ इसको मैंने कहाँ पे तुम्हें लिखाया था, ये दिख रहा है तुमको। जब मैंने तुम्हें एक्स सी एम बोला था कि ये होता है एक्स सी एम का फार्मूला, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स अपॉन डीएम। एक्स के बारे में मैंने बोला था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम एलिमेंट्स इन एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम एलिमेंट इन इन वाई वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट। बात समझ रहे कि नहीं। ओके सर। तो जो डीएम एलिमेंट तुमने किसका लिया, रिंग का, तो रिंग का ही सेंटर ऑफ मास तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। राइट। तो निकाल लो फिर तुम, वाई सी एम किसका हो जाएगा, डीएम की वैल्यू पुट कर दे, सिग्मा पाई आर इंटू डी आर इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 2r/पाई अपॉन डीएम कैन बी रिटन है सिग्मा पाई आर इंटू डी आर। देख सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, पाई एंड पाई भी कट जाएगा, आर को नहीं काटते क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, 2 पाई को बाहर निकाल सकते हो ना, 2/पाई को। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आर है यहाँ पर आर है, तो ये हो जाएगा r² dr। एंड लिमिट कितना लग जाएगा, 0 से R होल डिवाइड बाई r/dr एंड लिमिट इज 0 से R। राइट। अब यहाँ पर हो जाएगा 2/पाई r³ अपॉन 3, लिमिट इज 0 to R होल डिवाइड बाई r² बाई 2 एंड लिमिट इज 0 से R। यहाँ से तुम लिख सकते हो 2 R³ राइट, 2r³ बाई 3 इंटू 2/r²। ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4r/3। ये तुम्हारा वाई सी एम आ गया। रिंग का कितना आया, 4r/3 एंड एक्स सी एम 0 है। क्लियर है। तो डिस्क, हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 4r/3 पाई। ये तुम्हें याद होना चाहिए, नोट कर लो इसे जल्दी से। 4r/3 पाई होगा राइट। यहाँ पे 3 पाई लगा लेना क्योंकि ये पाई लगा रहेगा। हॉलो हेमिस्फीयर किससे मिलके बना होगा, बहुत सारे रिंग से मिलके बना होगा। अगर एक को एक के ऊपर रखोगे, जैसे कि मान लो ऐसे, एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा रिंग, छठा रिंग, ये देख रहे हो तुम, हॉलो हेमिस्फीयर अंदर से खाली है। राइट। तो ये बहुत सारे रिंग से मिलके बना है। तो निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि अभी तुम्हें इतना, तो इसका लिख देना तुम, जो सेंटर ऑफ मास होता है हॉलो हेमिस्फीयर का, हॉलो हेमिस्फीयर ऐसे बनता है। ये एक्स एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूँ। क्या हुआ, और ये तेरा एक्स एक्सिस। तो जो हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है वो डायरेक्टली लिखोगे तुम ऐसे, वाई सी एम इक्वल टू होता है R/। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ये तुम्हें याद होना चाहिए। जो सॉलिड हेमिस्फीयर था बहुत सारे हॉलो हेमिस्फीयर से मिलके बना होता है। एंड इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, दिस इज गिवन बाय वाई सी एम इक्वल टू 3r/8।
वाई सी एम किसके बराबर होता है? 3r/8। सर एक बार ऊपर वाला दिखा सकते हो आप? हाँ, तो कहीं यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। ओके सर, हो गया। ये ठीक है। हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी, या एक और लिख देना, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर आप एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? सॉलिड कोन। यस सर, हो गया। हम्म हेडिंग डाल देना, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। ये मान लो एक सॉलिड कोन है तुम्हारे पास में, ये वाई एक्सिस, और ये तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लिख देना, फ्रॉम बॉटम से वाई सी एम जो होगा वो h/4, अगर हाइट h है तो इसकी। तो टॉप से कितना हो जाएगा? 3h/4, राइट। और एक लिख देना तुम लोग, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। अगर मान ली कोई ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसा, और इसकी हाइट ट्रायंगुलर प्लेट की h है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास यानी कि जो वाई सी एम होता है, दिस इज गिवन बाई h/3। ये बॉटम से होता है, मतलब कहीं यहाँ पर। कोन का h/4, ट्रायंगुलर प्लेट का h/3, एंड हॉलो हेमिस्फीयर का r/2, रिंग का 2r/5, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8, डिस्क का होता है 4r/3 पाई। ये तुम्हें याद होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास सबके, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग तुम डालोगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, इसका कैसे करना है देखो यहाँ पर। जैसे देख, मान लो ऊपर का नोट कर लिया है ना सबने, सोजस? यस सर। नोट किया तूने? सर वो एकदम लास्ट में कॉल होने में एक था ना, कौन वाला वो नहीं हुआ। तो बोला क्यों नहीं तूने नोट नहीं किया फिर? नोट करो कर जल्दी ही से। रहा था मैं। दही जमा के बैठते हो हम, कि नोट हो जाए तो भी ठीक, नहीं नोट हो रहा तो भी ठीक। हाँ सर, हो गया। देख यहाँ पर, ये है तुम्हारा C1, इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये है C2, ये क्वेश्चन है, कोई थियरी नहीं है इसमें। एंड ये दो डिस्क है तुम्हारे पास में, ये डिस्क 1 हो गई और ये डिस्क 2 हो गई। दो डिस्क, ठीक है ना, रेडियस कैपिटल R। इसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन है 2 सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड सेंटर ऑफ मास
ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर या ऑफ कॉम्बिनेशन। फ्रॉम कहां से निकालना है? फ्रॉम C1। तो अगर C1 से निकालना है तो C1 को एज अ ओरिजिन ट्रीट करना पड़ेगा। तो अगर C1 को एज अ ओरिजिन ट्रीट करोगे तो इसका कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा? 2r, 0। ठीक है ना? तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r, 0। और बातें समझ लेनी चाहिए यहाँ पर। ये मान ले तेरा C1 है और ये तुम्हारे पास में है C2, और इसे तुमने कोऑर्डिनेट बोल रखा है 0, 0, और इसको तुमने कोऑर्डिनेट बोल रखा है 2r, 0। तो YCM तो 0 दिख रहा है तुमको, केवल RCM मिलेगा। इसको लिख दो तुम 2r, 0। ठीक है ना? क्या लिख दिया मैंने? 2r, 0। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। सर बोलो। इसमें एक्सी नहीं निकलेगा ना, वाईसीएम नहीं निकलेगा ना इसमें? हाँ, वो मैंने बोला ना, अभी YCM नहीं निकलेगा। अभी ओके तक सर। जितना बताया मैंने, इसमें कोई डाउट है तुमको? नहीं ना? नो सर। ठीक है। देख, इसका मास मान लिया मैंने है M1, और इसका मास कितना बोल दूं मैं? M2, क्योंकि तुमको मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। राइट। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। यहां से तुमको जो M1 मिलेगा, इसका एरिया कितना होगा? πr²। ठीक है ना? डिस्क का एरिया ही होता है। सिमिलरली अगर इसका मास लिखोगे तुम, तो इसका मास कितना हो जाएगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 2 सिग्मा। तो लिख दिया जाएगा 2 सिग्मा इंटू एरिया ए, एंड ये हो जाएगा 2 सिग्मा इंटू πr²। ये तुम्हारे पास में M2 आ गया। मतलब इसका मास हो गया M1 है और इसका मास M2 है। तो YCM तो 0 है, क्योंकि Y में सब कुछ 0, 0 है। केवल XCM मिलेगा। XCM को जो फार्मूला होता था, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताएं। देयर इज नो डाउट। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तुम्हारा है X1, Y1, और इसको क्या तुम बोलते हो? X2, Y2। X1 का टर्म 0 है एंड X2 का टर्म है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो तुम्हें XCM मिलेगा वो बन जाएगा। M2 कहाँ गया? ये रहा M2। और M2 है तुम्हारे पास में 2 सिग्मा πr² इंटू X2 कितना है तुम्हारे पास में? 2r। राइट। होल डिवाइड बाई M1 की वैल्यू पुट कर दो। और M1 तुमने निकाल रखा है जो कि है सिग्मा πr² प्लस M2 भी तुमने निकाल रखा है जो कि है 2 सिग्मा πr²। राइट। अब यहां से जो तुम्हारा XCM आएगा वो हो जाएगा 2 सिग्मा πr² इंटू 2r होल डिवाइड बाई 2 + 1 हो जाएगा 3। ये बनेगा 3 सिग्मा πr²। एक काम करो, सिग्मा से सिग्मा को कट कर दो एंड पाई से पाई कट कर दो, R² से R² को कट कर दो। राइट। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 4r/3। ये तुम्हारे पास में आ गया है XCM। करेक्ट है? तो इस तरह से तुमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा और कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। राइट है ओके सबको? सर। नेक्स्ट एक और तुम्हें क्वेश्चन करना है। सर इस क्वेश्चन के, प्रॉब्लम ये है। सर आप कुछ पूछ रहे थे क्या मुझसे? हाँ, तुम्हारी खुशी का क्या राज है? सर कौन सी खुशी? जो खुश दिख रहे हो इतना। नहीं सर, कुछ नहीं सर। फिजिक्स में कितने कितने नंबर आए हैं किसके किसके? सर मेरा 1 मार्क कट गया। आउट ऑफ टोटल कितना है बता मुझे पहले। बोलना। नंबर नहीं बता रहे? ये देखो, ये स्क्वायर है एंड इसकी साइड है 2a। ये कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर है।
एंड दिस साइड इज आल्सो 2a। और ये यहाँ से कनेक्टेड है। इसका रेडियस दिया है तुमको a। सही है ना। ये तुम्हारे पास में एक सर्कुलर डिस्क है एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है जिसका साइड 2a है एंड इसके ऊपर भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको सेंटर बोल दूं, ये सेंटर है C1 और ये सेंटर है C2। फाइंड करना है तुमको सेंटर ऑफ मास फ्रॉम C1। C1 से तुमको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो जहां से बताना होता है वो मैंने पहले ही बता रखा तुमको, उसको एज अ ओरिजिन ट्रीट कर लेते हैं। तो इसको एज अ ओरिजिन ट्रीट करोगे तो ये कितना है तुम्हारा, यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी a, जो कि गिवन है तेरे को। ये लेंथ भी सर a है। हाँ बोला ना। सर खुद से कर सकते हैं क्या? खुद से ही करना है तो मैं ऐसे ही लिख रहा था। यहाँ पे इसका मास लिखो m1 और यहाँ पे इसका मास लिखो m2 और फिर मुझे आंसर बता दो जल्दी से। 30 होता है। सर m1 देख लो तुम्हारा हो तो। जाएगा सिग्मा इंटू a एंड एरिया कितना हो जाएगा सिग्मा, और एरिया हो जाएगा 2 2 जा 4 ना, 4a²। सिमिलरली m2 को क्या लिख सकते हो तुम, सिग्मा इंटू पाई a²। तो जो एक्स सी एम होगा वो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ से जो एक्स सी एम होगा, m2 है तुम्हारे पास में सिग्मा पाई a² इंटू जो x2 है तुम्हारे पास में हो जाएगा 2a होल डिवाइड बाई m1। देख यहाँ पर तो सिग्मा यहाँ पर है, सिग्मा यहाँ पर, तो सिग्मा को कॉमन ले लिया मैंने, पाई कॉमन ही नहीं है, a² कॉमन आ सकता है। यहाँ पर बच गया हमारे पास में 4 प्लस पाई, राइट। सिग्मा ने सिग्मा को खत्म कर दिया, a² ने a² को मार दिया, तो एक्स सी एम कितना मिल जाएगा तुम्हारे पास में, 2 पाई a अपॉन 4 प्लस पाई। ये तेरे पास में एक्स सी एम आया, राइट। यही आंसर निकाला था, वाई सी एम तो जीरो ही होगा। यस सर। सर अब एक्शन स्क्रॉल अप कर सकते हैं क्या प्लीज? यस सर, थैंक यू। ये ठीक है। यस सर। आगे आगे बढ़ो। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तुम। साइड है 2a, ये स्क्वायर है। ये C1 है एंड ये हाफ डिस्क है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है ना। और इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास में एक स्क्वायर प्लेट है। एंड जो स्क्वायर प्लेट है इसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा केजी पर मीटर एंड हाफ डिस्क के ऊपर भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट C1। इसको मैं C1 को एज अ ओरिजिन ट्रीट करूंगा एंड यहाँ पर रहा ये C2। जल्दी से कैलकुलेट करो और आंसर बताओ क्या आएगा भाई साहब। चलो बता दो मुझे, m1 कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू a ना, a कितना है यहाँ पर सिग्मा पाई r² बाई 2। इसका एरिया तो ही लिखेगा। m2 को क्या लिख दोगे सिग्मा इंटू a, तो a हो जाएगा 4a²। तो जरा एक सीएम लिखा दो मुझे, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, केवल m2 मिलेगा जो कि है सिग्मा 4a² अपॉन, एंड ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये है 4a/3 पाई प्लस a अपॉन सिग्मा पाई a² अपॉन 2 प्लस सिग्मा 4a²। बहुत ध्यान से देखेगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, a² भी है।
तो ऊपर जाएगा तो 4 टू जा हो जाएगा 8। यहाँ पर एक कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 8a 4 प्लस सर वो 4a/3 पाई है ना? हाँ वही मैं सोच रहा था, इस जगह 4 + 3 पाई सही है ना, अपॉन यस सर। 3 पाई इंटू यहाँ पे कितना बचा, 4 टू जा 8, 8 ये तो चला ही गया है, प्लस पाई। ये तुम्हारा एक्ससीएम हो जाएगा। इसमें ऐसा क्या था जो नहीं आ रहा था? चलो इसका आंसर बोलो अभी। तो चाहो तो लिख लो एक लाइन। कैविटी मीन्स क्या है, एक ऐसी खाली जगह जो क- कहीं से भी कट करके निकाल दी जाए, कि जो कहीं से कट करके निकाल दी जाती है उसको कैविटी बोलते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें मैं तुमको समझाऊंगा कैसे करना है। तो पहला प्रॉब्लम देखो, एक प्रॉब्लम मैं समझाऊंगा अच्छे से। ये मान लो तुम्हारे पास में एक डिस्क है। ये क्या चीज है? दिस इज अ डिस्क एंड इसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, एंड ये इसका सेंटर है। ये डिस्टेंस तुमको दे रखा है 4 टाइम्स a, मतलब जो इसका रेडियस है वो 4a है, ये C1 है। और एक पोर्शन यहां से, इस डिस्क से एक पोर्शन यहां से कट करके निकाल दिया गया है, राइट। ये डिस्क है, यहाँ पर मासेस है, बट ये जो कट करके निकाल दिया ये तुम्हें यहाँ पे खाली दिखेगा, तो यही कैविटी है। और जो कैविटी है इसका मास भी तुमको दे रखा है, सॉरी, इसका तुम्हें रेडियस दिया है a, मतलब कि जो कैविटी है a रेडियस की कैविटी कट करके निकाल दी गई है। एंड गिवन है तुमको ये डिस्टेंस है तुम्हारे पास में 2 टाइम्स a। ये क्लियर है सबको? ये 2a है इतना। क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास इफ a radius of cavity is removed। अगर ए रेडियस की कैविटी को तुम रिमूव कर देते हो तो तुमको वो सेंटर ऑफ मास बताना है। और सेंटर ऑफ मास जो बताना है वो फ्रॉम द पॉइंट C1, इस पॉइंट से बताना है। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेने चाहिए, कुछ पॉइंट्स हमें नोट कर लेना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है जो तुम्हें समझना चाहिए? फिल द कैविटी। पहला काम क्या करना है? फिल द कैविटी। जो कैविटी लोगों ने रिमूव किया है उस कैविटी को तुम पहले क्या कर दो, फिल कर दो। जैसे फिल करोगे तो क्या तुमको एक पूरा डिस्क मिलेगा, एक एक पूरा डिस्क मिल जाएगा ना, जिसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, C1, राइट। तो एक पूरा डिस्क हमें मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे ही तुम कैविटी को फिल करोगे तो पहला काम क्या करना है, फिल द कैविटी एंड मास ऑफ कैविटी, एंड मास ऑफ कैविटी इज टेकन नेगेटिव। कैविटी का मास कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि तुमने क्या किया, जो कैविटी यहां से कट करके निकाली गई थी उसको तुमने फिल कर दिया। तो जितना फिल किया क्या उतना मुझे निकाल भी देना चाहिए, तो यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी, राइट। इसके बाद क्या करना है तुमको, राइट मास ऑफ डिस्क, होल डिस्क एंड कैविटी। जो डिस्क का मास लिखोगे वो पॉजिटिव के साथ लिखना है, जो कैविटी का मास लिखना है वो निगेटिव के साथ लिखना है। इस चीज का भी ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है तुमको, ये एक C1 है मान ले, ये C2 है। राइट कोऑर्डिनेट, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ C1 एंड C2। C1 एंड C2 का तुम्हें कोऑर्डिनेट लिख लेना है। एंड थर्ड पॉइंट क्या करना है तुमको, यूज कर लेना फार्मूला, XCM = M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन
m1 + m2। ये फॉर्मूला यूज करोगे। ध्यान रहे, मास ऑफ कैविटी इज टेकन नेगेटिव। इस चीज का ध्यान देना है तुमको, राइट। अब अगर तुमको इतने सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स अगर तुम्हें क्लियर हैं, तब इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे करना है। ये पॉइंट तेरा C1 हो गया, तो पूरे का मैं मास मान लेता हूँ m1 है, एंड कैविटी का मास कितना बोल दूं मैं m2। m1 कितना हो जाएगा σ × a, और एरिया कितना होगा इसका πr², यानी कि π × 4a²। तो 4 4 कितना होता है 16, 16 σ πa²। ये m1 आ गया। m2 का मास निगेटिव लेना है, तो तुमको हो जाएगा σ × a, मतलब हो गया πa²। कैविटी का मास कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, राइट है। अब अगर तुमने इतनी चीजें लिख ली हैं, मासेस मैंने लिख लिया, इस पॉइंट को मैं C1 बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं C2 बोल देता हूँ। यहाँ पर मास है m1 और यहाँ पर मास है m2। इसका कोऑर्डिनेट फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि तुमको राइट कोऑर्डिनेट ऑफ C1 एंड C2। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। और इसका कोऑर्डिनेट बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है तुम्हारे पास में, ये वाली डिस्टेंस देखो। C1 एंड C2 के बीच की डिस्टेंस है 2a। ये हो जाएगा 2a, 0। कितना होगा 2a, 0, राइट है ये। इसके बाद अब यस इस सर। फार्मूले को यूज कर लो। इस फार्मूले को जब तुम यूज करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, xgm = m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2। देख यहाँ पर जो x1 है क्या वो 0 है, यही तुम्हारा x1 y1 है। और ये है तुम्हारे पास में x2 y2। तो x1 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया, राइट। तो क्या मिल जाएगा तुमको m2। m2 को कैसे लेना है, निगेटिव लेना है। और m2 है कितना तुम्हारे पास में, -σ πa²। एंड x2 कितना है तुम्हारे पास में 2a, अपॉन टोटल मास लिखना पड़ेगा। तो ये कितना है, m1 है तुम्हारे पास में 16 σ πa², माइनस ये है तुम्हारे पास में σ πa², राइट। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -σ πa²/2a होल डिवाइड बाई 15 σ πa²। तो सिग्मा से सिग्मा कट गया, पाई से पाई कट गया, a² से a² कट गया, माइनस हो जाएगा 2a/15। ये तुम्हारे पास में आंसर आएगा, -2a सर अपॉन तो मतलब फिफ्टीन माइनस साइन क्या डिपेक्ट करेगा? बिकॉज कोई हाँ, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। माइनस साइन का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि देखो, तुमने यहां से कैविटी को कट करके निकाला, मतलब यहाँ पे मास कम हुआ ना। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा पहले यहाँ पर था जब पूरा था, अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। ये तुम्हारा न्यू सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, इसका जो कोऑर्डिनेट है बता रहा है कि अगर इसको तुम एज ओरिजिन ट्रीट कर देते तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है ना। इसके लिए जो -2a/15 है, तो ये बता रहा है तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास नया है वो है -2a/15, 0, जो कि ये है, इस पॉइंट को बोल रहे हैं। इस पॉइंट चाहो तुम ओ बोल दो अभी, क्लियर है। ओके सर, समझ गए। हाँ, तो चाहो तो नोट करके लिख देना यहाँ पर, नेगेटिव साइन सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड इन द लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द पॉइंट C1। नोट करोगे सबके सब इसे अच्छे से। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, मान लो ये एक ट्रॉली है, एंड ट्रॉली का मास गिवन है तुमको 10 kg। मास ऑफ द ट्रॉली कितना बेटा, 10 kg। और यहाँ पर मान लिया मैंने सीता यहाँ पर खड़ी है, जिसका मास है 70 kg। और यहाँ पर मान लिया मैंने ये है रेखा, और इसका मास है लेट्स कॉल 30 kg। ये 30 किलोग्राम की है।
यहाँ तक ठीक है ना? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रेखा जंप फर्स्ट। पहले कौन जंप करता है ट्रॉली से? पहले जंप करती है रेखा। एंड रेखा कितने से जंप करती है? जंप विथ 10 मीटर पर सेकेंड। जंप विथ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट आफ्टर द जंप। ये वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, जस्ट आफ्टर द जंप, मतलब थर्ड केस हो गया, राइट? ये कि जस्ट आफ्टर द जंप बोला मतलब थर्ड केस आ गया। पहले ये जंप करती है, इमीडिएटली सीता विल जंप। एंड सीता कितने से जंप कर रही है? सीधा जंप करती है 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पहला केस हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्वेश्चन में लिख देना रेखा जंप फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली सीता विल आल्सो जंप। फाइंड करना है तुमको, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो पहले कौन जंप कर रहा है? रेखा जंप फर्स्ट, एंड देन सीता विल जंप। फाइंड करना तुमको वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। यहाँ तक बात क्लियर है? और ये बात दिया हुआ है तुमको कि इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। ये सब कुछ अभी कैसा है? रेस्ट पे था। तो इनिशियल मोमेंटम अगर रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा हमारा? 0 रहा होगा, राइट? तो पहले अगर रेखा जंप करती है तो चलो उसके लिए मैं जो भी पॉसिबिलिटीज है वो मैं बना रहा हूँ। ये इनिशियल केस तुम्हारा यही होगा। तो अगर इसका तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो इसका जो फाइनल केस बनेगा वो देखो यहाँ पर। सीता तो जंप नहीं की है अभी, तो सीता को इसके ऊपर रहने दो जिसका मास है 70 kg, क्योंकि अभी सीता जंप नहीं की है। ट्रॉली का मास 10 kg है, लेकिन रेखा के जंप करते ही ट्रॉली इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हो गई vt। और रेखा जंप कर चुकी है। कितने से जंप की है? रेखा जंप विथ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेखा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ये दिया है तुमको 10 मीटर पर सेकेंड। और जस्ट आफ्टर द जंप दिया है। तो इसके लिए तुम चाहो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, या चाहो तो ये पूरा तरीका यूज कर सकते हो। तो जो तरीका है मैं वो बताऊंगा। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, राइट? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेखा क्या लिखना पड़ेगा मुझे? वेलोसिटी ऑफ रेखा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये तुम्हें दिया हुआ है 10। ये कितना दे रखा है तुमको? 10 दे रखा है। चाहो तो इसको -10 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, अगर तुम साइन कन्वेंशन फॉलो करना चाहो। नहीं तो अगर नहीं करते हो तो तुमको जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा मान चल रहा हूँ जो लेफ्ट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो राइट डायरेक्शन तुमको यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। इसको लिखोगे तुम वेलोसिटी ऑफ रेखा माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल टू 10। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रेखा कितना मिल जाएगा? 10 प्लस vt। ये रेखा की वेलोसिटी आ गई, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जो कुछ भी हमने निकाला है अब। ठीक है ना? क्योंकि अगर तुमको मोमेंटम कंजर्व करना है तो तुमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना होता है। और ये मेरा फाइनल केस है जो तुम देख रहे हो, राइट? अब कंजर्व कर लो मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर कंजर्व करोगे तो पी इनिशियल इक्वल टू किसके होगा? पी फाइनल। इनिशियली कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, 0, इक्वल टू यहां पर अब किसका किसका लिखना पड़ेगा? अब तुमको एक तो इसका लिखना पड़ेगा रेखा का, राइट? एक तुम्हें किसका लिखना है? रेखा का। दूसरा ट्रॉली प्लस उसके ऊपर सीता भी है, तो ट्रॉली प्लस सीता दोनों का लिखना चाहिए मुझे। आज समझ आता है कि नहीं? ट्रॉली और रेखा दोनों उसके ऊपर ही ना, तो दोनों को लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो पहले रेखा का बता दो मुझे कितना हो जाएगा। मास कितना है रेखा का? 10। मास कितना है? यहाँ पर लिख देता हूँ, मास कितना है? 10 m इंटू वी होता है ना।
और वेलोसिटी ऑफ रेखा ये, और इसको कितना लिख दोगे, मास 10 प्लस ये 70, तो 10 प्लस 70 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वीटी, राइट। तो यहाँ पर पुट करवा दो मुझे, 10 इंटू वी आर प्लस 10 प्लस सर 70। रेखा का मास तो 30 kg था ना? हाँ, रेखा का मास तो 30 kg था ना? ओके ओके ओके, तो यहाँ पर 30 आएगा फिर, राइट। अभी ठीक है सर। तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू वेलोसिटी ऑफ रेखा कितना निकाल लिया मैंने, 10 प्लस वीटी इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 वीटी, सही है। तो देखिए जीरो से ये जीरो तो कट ही जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, जीरो इक्वल टू 30 प्लस 3 वीटी प्लस 8 वीटी, यहाँ से तुमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इक्वल टू माइनस टाइम्स 30/11 मीटर पर सेकेंड। और जैसे कि मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन निगेटिव आएगा तो राइट, यहाँ पे लिख सकते हो इन राइट डायरेक्शन, या इन राइट डायरेक्शन ही बोल देता हूँ, इन राइट डायरेक्शन। बात समझ रहे ना तुम लोग, मतलब कि जो तुम्हारी ट्रॉली एंड रेखा दोनों 30/11 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, सीधा के जंप करने के जस्ट बाद। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है ना। तो अब देख, यहाँ पर दूसरा केस जो होगा, दूसरा केस, अभी जो ट्रॉली है मेरे पास में, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वो कितनी आ चुकी है, 30/11 मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर सीता अभी भी है जिसका मास है 70 kg। अब दूसरे केस के लिए जब सीता जंप करेगी तो उसके लिए ये तुम्हारा इनिशियल होगा, राइट, और ये फाइनल होगा। और सीता जंप कर गई, सीता कितने से जंप कर रही है, वेलोसिटी ऑफ सीता यहाँ पर दिया था मैंने, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और ट्रॉली का मास 10 kg है, इस मास से जाओ तो 10 kg, ठीक है। तो ये तेरा इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो फिर से मोमेंटम कंजर्व करो, तो मोमेंटम कंजर्व करोगे तो पी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाइनल। अच्छा एक चीज और यहाँ पर समझ आना चाहिए मुझे, मुझे नहीं पता ट्रॉली किधर जाएगा, 30/11, मैं फिर भी मान लेता हूँ कि ट्रॉली इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको वीटी डैश बोल देता हूँ इस बार। इनिशियल मोमेंटम कितना लिखोगे, किसका किसका लिखना पड़ेगा पहले वो बता दो मुझे। एक तो यहाँ पर ट्रॉली का लिखना पड़ेगा एंड सीता का लिखना पड़ेगा, राइट। फिर फाइनली किसका लिखना पड़ेगा, अगेन तुम ट्रॉली का लिखोगे एंड सीता का लिखोगे, सही है ना, ट्रॉली प्लस सीता, इन दोनों का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रॉली और सीता दोनों एक पे ही है, तो राइट डायरेक्शन चाहो तो पॉजिटिव ले लेता हूँ क्योंकि ये दिया हुआ है, तो मैं इस यहाँ पर साइन कन्वेंशन में इसको पॉजिटिव लूंगा और इसको निगेटिव लूंगा। तो मास कितना है, एक एक का लिख देता हूं। पहले ट्रॉली का लिखा हूँ, 10 इंटू 30/11 प्लस सीता के लिए क्या हो जाएगा, 70 इंटू 30/11 इक्वल टू, ट्रॉली मुझे नहीं पता किधर जाएगी तो मैं इसको भी पॉजिटिव ही ले लेता हूँ, 10 इंटू वी टी। कहाँ गई सीता, ये रही। मास कितना है इसका, 70 इंटू 20, और मुझे वी टी डैश निकालना है तो बहुत ही आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो तुम। तो बहुत ध्यान से देखिए, जीरो से ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 30/11, 210/11, 140। यहाँ से वी टी डैश कितना आ जाएगा तुम्हारा, बताओ मुझे। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -1300/11 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा वी टी डैश है, ये आंसर है।
क्लियर है? और ध्यान से समझना, मेरे पास में दो कार्ड है। एक कार्ड ये, इसको कार्ड ए बोल देता हूँ, और दूसरा कार्ड यहाँ पर है, कार्ड बी। इसके ऊपर एक डॉग, और डॉग का मास है 4 kg। ठीक है ना? और ये कार्ड अभी रेस्ट पे है, इसको कार्ड बोल दो, जो कि रेस्ट पर है। कार्ड का मास दिया है 20 kg, और ये वाला कार्ड भी रेस्ट पे है, ये भी 20 kg। इट इज ऑल्सो रेस्ट। क्वेश्चन लिख दो तुम लोग। राइट डाउन क्वेश्चन। डॉग जंप फ्रॉम बी टू ए, मतलब डॉग पहले बी से ए पर जंप करता है। डॉग जंप फ्रॉम बी टू ए, then immediately jumps then immediately jump back from A to B, then immediately jump back from A to B. In both the cases, dog jump with a velocity of 6 meters per second. In both the cases, dog jump with a velocity of 6 meters per second with respect to trolley. With respect to trolley, just after the jump. Just after the jump, फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच कार्ड। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच कार्ड। तो क्वेश्चन यही है तुम्हारा कि डॉग पहले बी से ए पर जंप करता है, और फिर जब यहां पर आता है ए से, फिर तुरंत इमीडिएटली बी पर जंप कर जाता है। तो जब यहां पर आ जाता है ये, फिर से ए से बी पे जंप करता है, उस समय तुमको बताना है कि दोनों कार्ड की वेलोसिटी कितनी होगी। और क्वेश्चन में दिया है कि इन बोथ द जंप, जो डॉग की वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू कार्ड या ट्रॉली, जो भी बोलना चाहो, वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो जो डॉग है उसकी वेलोसिटी ट्रॉली के मोमेंटम पे भी डिपेंड करेगा, या हाँ, ट्रॉली के मोमेंटम पे भी डिपेंड करेगा। तो उस चीज को भी तुम्हें कंसीडर करके चलना है। इसके लिए यहाँ पे दिया 6 मीटर पर सेकेंड, वो जितनी बार भी जंप करेगा। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं इसको। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो। पहले तो साइन कन्वेंशन मैं बता दूं, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, और लेफ्ट डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेने वाला हूँ। ये साइन कन्वेंशन लेकर के मैं चलूंगा पूरे क्वेश्चन में। ठीक है ना? जो अननोन रहेगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, जो अननोन नहीं रहेगा, जो हमें पता रहेगा, जो नोन होगा, उसके लिए साइन कन्वेंशन फॉलो करूंगा। ठीक है ना? साइन कन्वेंशन किसके लिए फॉलो किया जाएगा? जो नोन क्वांटिटी है। जो अननोन क्वांटिटी है तो उसको पॉजिटिव लिखोगे। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो जो डायरेक्शन है, मतलब राइट साइड, वही होगा। अगर निगेटिव आता है और तुमने उसको पॉजिटिव में ले रखा है, तो इसका मतलब वो लेफ्ट साइड में जा रहा होगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो जितने भी केस बन सकते हैं सारे केस को कंसीडर करना है। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, केस वन। पहले केस में क्या करेगा? पहले तो तुम्हारे पास में देखो, ये कार्ड बी है, राइट, और इसके ऊपर डॉग, जिसका मास 4 kg, एंड कार्ड का मास कितना है, 20 kg।
अभी ये सब रेस्ट पर है। ये मैंने इनिशियल कंडीशन बनाई, अब समझा ना। और इसका अगर फाइनल कंडीशन में बनाऊंगा यहाँ पर, ये फाइनल कंडीशन बना रहा हूं मैं ब्लॉक बी, क्योंकि बी से ही डॉग जंप कर रहा है। ये 4 kg। अब देख, जैसे ही डॉग इसके ऊपर से जंप, इसके ऊपर से जब डॉग जंप करेगा तो वो इस डायरेक्शन में जंप कर रहा होगा। और वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वो तुमको दे रखा है 6, इसको मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो ब्लॉक बी होगा, इसकी वेलोसिटी मान लिया मैंने वी, जो कि राइट साइड में जाएगी, मुझे नहीं पता किधर जाएगी, हाँ कॉमन सेंस ये बोलता है उसको राइट साइड में जाना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट तुम्हारा ये फाइनल कंडीशन है, राइट। और ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन है। यहां तक मैं मान के चलता हूँ सबको क्लियर है। अगर किसी को अभी भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो मुझे बताएं, जहां तक मैंने सॉल्व किया है। ये क्लियर है ना? अभी ए को मैंने कुछ भी नहीं किया, ए के बारे में मुझे कुछ आइडिया भी नहीं क्या चल रहा है उसके साथ में। हाँ, बट इतने के बारे में पता है कि मुझे कि डॉग इस पहले रेस्ट पे था, जिसके ऊपर जैसे जंप करेगा तो ये केस आएगा अभी। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो पहले तो मैं इससे डील कर लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है। Right? पहला काम वही है। यहाँ पर क्या लिख लो, वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो कि दिया है 6, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ डॉग माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इक्वल टू 6। ये जस्ट आफ्टर है, जस्ट आफ्टर द जंप। और जस्ट आफ्टर द जंप मुझे ये भी पता होता है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज नॉट इक्वल टू 0। ये इस पे हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ से मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डॉग की वेलोसिटी चाहिए, ये हो जाएगा 6 + vt। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। अब तुम्हें मोमेंटम कंजर्व करना है, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जब मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ, इसको मैं ए बोल लेता हूँ, इसको बी बोल लेता हूँ, ठीक है ना। तो बता मुझे इनिशियल मोमेंटम कितना होगा यहाँ पर। सब कुछ रेस्ट पे था, दिख रहा है ना यहाँ पर। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है। यहाँ पर रेस्ट मैंने लिख रखा, एवरीथिंग इज रेस्ट, तो ये प्रायोरिटी 0 हो जाएगा। फाइनली किसका किसका लिखना पड़ेगा मुझे, डॉग का लिखना पड़ेगा, एंड और किसका लिखोगे तो कार्ट बी का, राइट। तो 0 = डॉग का मुझे कोई बताएगा क्या हो जाएगा। डॉग का मास कितना है, कहाँ गया था? 4 kg। 4 × वेलोसिटी ऑफ डॉग वी डी, क्या लिख दोगे? 4 × वेलोसिटी ऑफ डॉग वी डी प्लस कार्ड के लिए मैं क्या लिख दूंगा, कार्ड का मास कितना है 20 kg, तो 20 × वेलोसिटी ऑफ कार्ड बी। सही है। यहां से हो जाएगा 0 = 4, वेलोसिटी ऑफ डॉग 6 + vt +20 × सही है ना? ये यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए, ये वीवी क्या है, वीवी जैसे कि यहाँ पर मैंने टी लिया है वेलोसिटी ऑफ ये टी, इसको भी तुमको वीटी ही मानना पड़ेगा क्योंकि एक ही चीज है, नहीं तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंक्लूड हो जा रहा है मेरा यहाँ पर। तो वीटी बोल दे इसको, क्योंकि यही तो वीटी है ना। यहाँ पे चाहो तो इस वीटी को वी भी बोल दो, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी या विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बात एक ही हुई। तो ये वीटी है, या तो वी भी ही कर दो क्या मैं इसको भी। ठीक है, वीटी रहने दो, इसके बाद में वी भी बोल दूंगा, ठीक है ना। चलो, ओके। ट्रॉली, ट्रॉली, ट्रॉली 6।
और ये जंप कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसको मुझे निगेटिव ले लेना चाहिए, यहाँ पर ये निगेटिव रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ठीक है, 0 = -24 + 4 VT + 20 VT। तो 24 VT = 24 कट जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। और यही तुम्हारा होगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे तुमने साइन कन्वेंशन फॉलो किया है तो तुमको ये पता चल गया है कि जो ब्लॉक बी की वेलोसिटी है फर्स्ट टाइम जंप करने पर, वो मैं वी लिख रहा हूँ, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में, ठीक है ना। तो इसको अभी तुम अपने पास में रखो, ये जो रिजल्ट जो भी आया है, इसका जरूरत अपने को पड़ेगा जब डॉग फिर से इसके ऊपर जंप करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं अभी स्टार मार्क करके रखता हूँ। ओके, ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी देख, यहाँ से मुझे, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, तो मैं वेलोसिटी ऑफ डॉग निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली पता चल गया है, वीटी पता चल गया है ना। फ्रॉम 1 से वेलोसिटी ऑफ डॉग किसके बराबर हो जाएगा, -6 + VT। तो -6 + VT कितना है तुम्हारे पास में, 1। ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ डॉग। ये क्या है तुम्हारे पास में, ये वेलोसिटी ऑफ डॉग है, ये डॉग की वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि डॉग इस डायरेक्शन में मूव चल रहा है। तो डॉग जो बी के ऊपर आ रहा है वो किससे आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और बी इनिशियली रेस्ट पे है। तो अब मैं यहाँ पर सेकंड केस लिखूंगा, केस 2। क्या लिखने वाला मैं, केस 2। कार्ट ए, ये रहा तुम्हारे पास, जो कि अभी रेस्ट पर है। और जो डॉग है, ये कितने से आ रहा है इसकी साइड में, यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये 5 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ इसके पास आ रहा है, ठीक है ना। और फिर से कार्ड बना लेता हूँ ए। अभी डॉग इसके ऊपर आकर के बैठ गए, ठीक है ना। तो जैसे इसके ऊपर बैठेगा तो कार्ट इस डायरेक्शन में, जो कार्ट ए होगा इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो मैंने मान लिया ए से मूव कर जाएगा। बात समझे कि नहीं, पहले रेस्ट पे था ना, अभी ये मूव कर जाएगा, तो ये तुम्हारा फाइनल कंडीशन होगा। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये पूरा, इसको तुम बोलोगे ये केस 2 के लिए इनिशियल होगा, और ये तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया है। अब सीधा मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, किसका किसका लिखना पड़ेगा, एक तो कार्ट ए का लिखोगे, पहला किसका लिखना है, कार्ट ए का। फिर डॉग का लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इनिशियल में ही आ रहा है, राइट। कार्ड जो रेस्ट पे है जिसका मोमेंटम 0 मिल जाएगा, लेकिन इसका मिलने वाला है, ठीक है ना। फाइनली किसका लिखना पड़ेगा, फाइनली तुम्हें डॉग का प्लस कार्ड, दोनों का लिखना पड़ेगा, और दोनों का कॉमन वेलोसिटी है वी ए, क्योंकि डॉग उसके ही ऊपर है, राइट। तो कार्ड का मोमेंटम, क्योंकि कार्ड रेस्ट पर है, इसका मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन डॉग का मिलेगा मुझे। डॉग का मास कितना दिया था मैंने, 4 किलोग्राम। तो 4 × क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसके लिए -5 = m × v होता है ना मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, p = मास इंटू वेलोसिटी। तो ये तुम्हें मान के चलना है। फिर डॉग के लिए क्या, यहाँ पर डॉग का मास 4 kg, कार्ड का मास 20 kg। तो एक एक के लिए लिख देता हूं मैं, 4 × VA, ये डॉग के लिए हो गया, प्लस
20 इंटू वी वी। सही है। तो 20 + 4 ये हो जाएगा 24 VA -20। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा तेरे को वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए? 4 5 जा 4 6 जा, ये हो जाएगा -5/6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार्ट ए। ठीक है ना, जो कि लेफ्ट साइड में जा रही है, मूव इन लेफ्ट साइड। इस चीज को भी तुम लिख लेना, इससे तुम्हें दिक्कत ना हो कोई भी। मूव इन लेफ्ट साइड, राइट। जब उसके ऊपर डॉग भी है उस समय इसकी वेलोसिटी है -5/6 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें क्या करना होगा, जो केस 2 होगा तुम्हारे पास में, केस 3 बनेगा ना अभी। देख यहाँ पर लिख देना केस थर्ड। अब मैं अगर थर्ड केस लिखूंगा तो, हाँ, सर वो उस स्टेप में जहाँ पे आपने लिखा है 0 + 4 × -5 = 4A + 20 VB, उसमें फिर सेकंड स्टेप में 24 VA कैसे आया? ये भी नहीं होगा। ये मैंने इसको इसके लिए लिखा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है ना। इसको भी तुम वी ही लिख दो, वी भी नहीं है, वी है, ये भी ये है। ठीक है ना, इसका ही लिख रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ, बी तो ही नहीं है अभी, क्योंकि मैं एक ही बार में लिखने वाला था 20 + 4 24 भी है, तो सेपरेट हो गया तो इसके लिए मैंने ऐड कर दिया डायरेक्ट। ठीक है ना अभी। हाँ, नेक्स्ट केस में देखो, ये कार्ड ए, राइट, और इसके ऊपर डॉग, डॉग की मुंडी। डॉग ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया अभी। इसका मास 4 kg, और कार्ड का ए का मास कितना है 20 kg। एंड साथ ही साथ जो कार्ड है तुम्हारे पास में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार्ड ए 5/6 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है ना, ये तेरा इनिशियल कंडीशन होगा जो तुमने यहाँ पर निकाल रखा है केस थर्ड के लिए। अब क्या होगा, फाइनल कंडीशन अगर इसका मैं बनाऊंगा, ये कार्ड हुआ तुम्हारे पास में और डॉग अभी जंप कर गया, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसको मैं मान लेता हूँ वी ए डैश। समझा। और जैसे ये वी ए डैश मिलेगा, ये तुम्हारा एक आंसर मिल जाएगा यहाँ से। और क्वेश्चन में एक चीज ये बोल रखा है इन्होंने, क्या बोल रखा है, वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली या विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट हमेशा कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड, जस्ट आफ्टर द जंप। इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है ना, तो यहां पर भी उसको मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू ए, वो मुझे चाहिए, और ठीक है उसको मैं निकाल लूंगा अभी। ठीक है ना, तो यहां पर ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन हो गया है, और ये तुम्हारे पास में आ जाएगा फाइनल कंडीशन। लेकिन इसके पहले, क्योंकि ये तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखा है, उसको मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हम बता बोल। डॉग ए से भी जंप कर रहा है, फिर से ए से जंप कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये कितना दिया होता है हमें, ये 6 है ना, ये कितना है 6, राइट साइड में जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ डॉग माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट ए
इक्वल टू 6 एंड जो कार्ट ए है, देख यहाँ पर चाहो तो तुम इसको ए डैश लिख सकते हो क्योंकि ये वेलोसिटी लेनी है मुझे और ये लेफ्ट में जा रहा है। तो कितना लिख दूं मैं इसको, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ डॉग ये हो जाएगा तुम्हारा 6 प्लस, राइट। इसके बाद फिर से मैं कंजर्व कर सकता हूँ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर हो जाएगा P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली यहाँ पर डॉग एंड कार्ट दोनों एक पे ही है, तो 20 और एक 4 ना, तो 24 लिख दूं मैं डायरेक्ट। 24 इंटू जो कार्ट ए है इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है तो -5/6। साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं मैं। यहाँ पर तुमको किसका लिखना पड़ेगा, एक तो तुम्हें डॉग का लिखना पड़ेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंड कार्ट ए का लिखना पड़ेगा, राइट। तो डॉग के केस में मास इसका है 4 kg, तो 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉग यानी कि VD प्लस कार्ड पीछे की तरफ जा रहा है बट ये अननोन है, इसको पॉजिटिव के साथ लूंगा मैं। साइन कन्वेंशन मैंने यही बताया था, जो नोन होगा उसके लिए साइन कन्वेंशन में फॉलो करना, जो अननोन है उसको पॉजिटिव लिख देना होगा। तो कार्ट ए के लिए मास कितना है 20 kg, 20 इंटू वी डैश 6 4 जा -20, 4 एंड VD कितना लिख दिया मैंने 6 प्लस VA डैश प्लस 20 VA प्राइम। ऐसे कट तो रहा है 4 से, काट दो। 4 1 जा 4, 4 5 जा 4 6 जा, तो -5 इक्वल टू 6 प्लस VA डैश प्लस 6 VA डैश, -5 -6 हो जाएगा ना, ये इधर पे लेकर के आओगे इक्वल टू हो जाएगा। सर वो -5 = 6 प्लस VA डैश प्लस 5 VA डैश नहीं होना चाहिए? हाँ पर सेकेंड लास्ट स्टेप पे, हाँ वहां पर। यहाँ पर हाँ इसमें वहां पे जो आपने 20 VA डैश को 4 से डिवाइड करके 6 VA डैश किया है, उसमें हाँ 5 VA डैश। 4 VD है, VD को मैंने चेंज कर दिया 6 प्लस VA डैश से, ठीक है। और 20 4 5 जा होगा ना ये, यस सर। 20 4 5 ये हो जाएगा 5, तो 6 VA डैश हो जाएगा, तो 11 हो गया ना ये। यहाँ से देख, यहाँ से VA डैश कितना मिल जाएगा तुमको, ये हो जाएगा -11/6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बता रहा होगा कि ये लेफ्ट साइड जाएगा, राइट। तो तुमको एक आंसर तो मिल गया क्योंकि अब डॉग इसके ऊपर आने वाला नहीं है। तो एक जो मुझे फाइनल आंसर मिला कार्ड ए, जो कि मूव करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, कितने से मूव करेगा 11/6 मीटर पर सेकेंड से, राइट। ये तेरा पहला आंसर आ गया, ये मैंने निकालना था। अब इस क्वेश्चंस को इसको लेकर के, क्योंकि जो डॉग है उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना है, यहाँ पे देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट लिखा था, वेलोसिटी ऑफ डॉग कितना हो जाएगा, तो फ्रॉम 2 से मैं पहले से लिख लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ डॉग कितना होगा 6 प्लस VA डैश, एंड VA डैश तुम्हारे पास में ये है 6, और यहाँ पे नेगेटिव डालना पड़ेगा मुझे, -11/6, 6 6 36 -11 कितना हो जाता है 36 -11 बोल 25 25। बाई 6 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ डॉग, जो कि पॉजिटिव है। इसको मुझे यूज करके इसको फिर से कहाँ पे जंप कराना पड़ेगा मुझे, बी पर, राइट। तो समझो मैं फिर से केस थर्ड फोर्थ होगा ना अभी हमारे पास में, केस 4 लिख रहा हूँ। तो डॉग कहाँ पे जंप करेगा
बी पर। यहाँ पर देख, ये कार्ट बी रहा तुम्हारे पास में, और डॉग यहाँ पर आ रहा है, और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है ये, यहाँ पर देखो दिया है तुमने, निकाल रखा है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो कि 25/6 मीटर पर सेकेंड। और कार्ट बी की वेलोसिटी, कार्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे मैंने इस पे स्टार मार्क किया था, ये दिख रहा है ना, ये पहले से मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से। तो बी की वेलोसिटी ऑलरेडी तुमने निकाल रखा है, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो ये तुम्हारा होगा इनिशियल केस। ये कौन सा केस हो जाएगा, इनिशियल। इसका फाइनल ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा, बी के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास में ब्लॉक बी, और जो डॉग है वो इसके ऊपर आ गया ऐसे। हालांकि कार्ट इधर ही जाना चाहिए फिर से, तो इसको मैं फिलहाल अभी के लिए बोल देता हूँ वीबी डैश। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हमारा तुम्हारा हो जाएगा फाइनल कंडीशन। ये क्या होगा, दिस इज द फाइनल कंडीशन। यहाँ पर कुछ भी तुम्हें कन्वर्जन नहीं करना है, जो भी वेलोसिटी है वो सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। अगर मुझे वीबी डैश नहीं मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा दूसरा। तो कंजर्व कर लो लीनियर मोमेंटम। तो पी इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा पी फाइनल। इनिशियली मोमेंटम किसका किसका लिखना पड़ेगा तुमको, कुत्ते का लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे डॉग, एंड इसका ब्लॉक बी का, ब्लॉक बी का लिखना पड़ेगा, राइट। एंड फाइनली किसका लिखना पड़ेगा, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो, तो चाहो तो एक ही लिख दो, ठीक है ना। डॉग प्लस ये क्या नाम है इसका, कार्ड बी, डॉग प्लस कार्ड बी, राइट। तो डॉग का मुझे बताओगे, इसका मास कितना है, 4 kg है। बता देते हैं डॉग का वेलोसिटी कैसे लिखोगे तुम, सॉरी मोमेंटम। तो 4 × 25/6। 4 × 25/6 प्लस इसका बोल, इसका मास है 20 kg, तो 20 × 1, राइट, इक्वल टू, 1, हाँ। इसका बोल, इसका अभी कैसे लिखेंगे, इसका मास 4 kg, इसका मास 20 kg, तो 4 + 20, 24 लिख दूं, इंटू वी डैश। तो निकाल लेते हैं, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 50 + 60 ना, अपॉन 3, इक्वल टू 24 वी डैश। 110/3 इक्वल टू 24 वी डैश। यहाँ से जरा वी डैश बता कितना आ जाएगा, ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट करता हूँ मैं, तो ये जाएगा 12, ये हो जाएगा 55। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो वी डैश होगा वो होगा 55/36 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है कार्ड बी का। तो आई थिंक ये क्लियर होगा तुमको। तो तुमको दो आंसर्स मिले हैं इसमें, एक तो ये मिला बी का, एंड ये मिला तुम्हारा पार्ट ए का जो तुमने निकाला, -11/6 मीटर पर सेकेंड, राइट, जो कि लेफ्ट साइड में जा रहा है। ये तुम्हारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी है, बट डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा बोल सकते हो, अगर तुमको कॉन्सेप्चुअली तुम क्लियर हो, राइट। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सेकेंड है इसमें center of mass is moving with constant velocity. And the third जो इसमें लोगों को पढ़ना है वो है center of mass is AC related। ठीक है, 3 केसेस पढ़ना पड़ेगा इसमें ब्लॉक सिस्टम में।
अगर सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट हो जाए तो क्या होगा? राइट है। तो पहले हेडिंग डाल देना, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। मान लेते हैं पास में दो ब्लॉक है। एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, दूसरा ब्लॉक है एंड इसका मास है m2, और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं k है। और अभी इसमें कुछ भी एलोंगेशन नहीं है, ना तो कोई भी कंप्रेशन है। तो इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो L0 है। L0 को क्या बोला मैं? नेचुरल लेंथ। ठीक ना? ये भी रिलैक्स कंडीशन, चिल में। और नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लिया मैंने, फ्रिक्शन लेस है। अब क्या कर रहा हूँ मैं? इसको थोड़ा सा कंप्रेस करूंगा, यहाँ से भी और इस डायरेक्शन से भी। तो अगर मैं कंप्रेस किया तो ब्लॉक मेरा जो M1 ब्लॉक था यहाँ पे पहुंच गया, और जो ब्लॉक M2 था वो यहाँ पे पहुंच गया, और स्प्रिंग तुम्हारी कंप्रेस्ड हो गई। ठीक है? कंप्रेस कितनी हुई? मान लीजिए जो टोटल कंप्रेशन है वो तुमको गिवन है, टोटल कंप्रेशन, एंड दिस इज x0। टोटल कंप्रेशन कितना गिवन है? x0। तो अगर यहाँ से x1 और इस डायरेक्शन से तुमने इसको x2 कंप्रेस किया है, राइट, तो इस केस में x0 जो होगा वो x1 प्लस x2 हो जाएगा। यहाँ पे x1 एंड x2 अननोन है, राइट। तो मुझे बता सकते हो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या एल, ये लेंथ जो होगी L0 माइनस x0 हो जाएगी। टोटल कंप्रेशन x0 ही तो है। सही है ना ये? और साथ ही साथ मैंने इसको एक लाइट स्ट्रिंग से बांध दिया है। क्या कर दिया मैंने? बांध दिया। अब क्या करूंगा मैं इसको? यहाँ तक क्लियर है ना? इसके बाद देखो, इसको तुमने कंप्रेस कर दिया था ब्लॉक M1 एंड M2 दोनों को। अगर मैं इसको एक सीजर लेकर के कट कर दूं यहाँ से, जैसे ही कट करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स का जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया है, तो ब्लॉक M1 लेफ्ट साइड भागेगा और M2 राइट साइड में भागेगा। और जब ये भागेगा, तुमसे पूछा गया है कि जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, भागने के बाद मान लो यहाँ पर पहुंचा और ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंचा, इसको मीन पोजीशन बोलोगे ना, ये नेचुरल लेंथ। तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये तुमसे पूछा जा सकता है। यहाँ की वेलोसिटी v1 और यहाँ की वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं v2। ये कितना होगा? तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर? फाइंड v1 v2 x1 एंड x2। अगर स्ट्रिंग को मैंने कट कर दिया या कंप्रेस करके ब्लॉक को छोड़ दिया, तो उस केस में तुमसे ये चार चीजें पूछी जा सकती हैं। अब तुम, क्योंकि तुम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर चार अननोन है। कितने अननोन है? देयर आर फोर अननोन, राइट। तो कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी मुझे? बोल। अगर फोर अननोन है तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? फोर इक्वेशन आर रिक्वायर्ड, राइट। तो वो चार इक्वेशन कहाँ से बनेंगी वो हमें सोचना है, राइट, तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझेगा। तो एक तो यही इक्वेशन हो गई तुम्हारी, क्योंकि एक्स नॉट गिवन है, एक इक्वेशन तो मैं इसको ही मान लेता हूँ, राइट। एक इक्वेशन में मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकता हूँ, दूसरा एनर्जी कंजर्व करके निकाल सकता हूँ। क्लियर है ना? चलो करते हैं फिर। तो पहली तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये हो गई है, सही है ना? तो मैं पहला स्टेप लिख रहा हूँ।
क्या x1 प्लस x2 को मैं x नॉट लिख सकता हूँ? ये पहली इक्वेशन हो जाएगी मेरी, राइट। और दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हो? सेकेंड, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है, मतलब VCM जीरो है, तो अगर VCM जीरो होगा तो क्या तुम बोल सकते हो कि M1 x1 बराबर होना चाहिए M2 x2 के, राइट। यहाँ से x1 कितना मिल जाएगा तुमको? यहाँ से x1 कितना मिल जाएगा तेरे को? M2 x2 अपॉन M1, राइट। ये x1, और इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, क्योंकि मुझे x नॉट के टर्म में आंसर चाहिए। अगर x नॉट के टर्म में चाहिए तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा M2 x2 अपॉन M1 प्लस x2 इक्वल टू x नॉट, राइट। मैंने क्या बुक किया यहाँ पर, पुट x1 इन 1। तो यहाँ से मैं x2 को कॉमन ले सकता हूँ। अगर x2 कॉमन ले लूंगा मैं, तो मेरे पास में क्या बचेगा? M1 प्लस M2 अपॉन M1 इक्वल टू x नॉट, और यहाँ से जो मेरा x2 होगा वो मिल जाएगा मुझे M1 x नॉट अपॉन M1 प्लस M2। एक चीज तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया, जब x2 था तो यहाँ पे M1 आया है, अगर x1 होगा तो यहाँ पे M2 आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूं ऐसे, सिमिलरली जो x1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? M2 x नॉट अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है? तुमने x1 x2 निकाल दिया। नेक्स्ट क्या करना है मुझे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो एक चीज ध्यान देना तुमको, ये तुम्हारा इनिशियल है, ये इतना क्या है, ये दिस इज द इनिशियल कंडीशन, और तेरा ये फाइनल कंडीशन है ये, ठीक है ना। अगर मोमेंटम कंजर्व करोगे, क्योंकि तुमने इसको कट किया है, तो कट करने का मतलब क्या है, कुछ समय ब्लॉक रेस्ट पे थे। ब्लॉक कहाँ पे थे? रेस्ट पे थे। तो इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा फाइनल, और ब्लॉक रेस्ट पे था तो जीरो हो जाएगा। और फाइनली ब्लॉक M1 का लिखोगे तो M1 V1 प्लस M2 V2, यहाँ से तुमको मिल जाएगा M1 V1 इक्वल टू माइनस टाइम्स M2 V2। यहाँ से मुझे क्या बचला कि जो V1 होगा हो जाएगा माइनस M2/M1 × V2। यहाँ से तुमको V1 एंड V2 में रिलेशन पता चल गया कि ये होना चाहिए। यहाँ से मैं कुछ चीजें और बता सकता हूँ तुमको, वो क्या है? मैं अगर ये बोल दूं इफ V2 इक्वल टू जीरो, अगर V2 क्या हो जाए तुम्हारा, जीरो होगा, तो क्या उस केस में तुम्हारा V1 भी जीरो होगा? और ये कब होगा? ये कब होगा बता मुझे, क्या ये एट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा? ये कब होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है? ये तो मीन पोजीशन है जहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि देखो यहां से लेकर के यहां तक और फिर यहां से लेकर के यहां तक जो स्प्रिंग होगा, वो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा होगा, ठीक है ना, अवे यहाँ पर ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ऐसे। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगने लगेगा, जैसे नेचुरल लेंथ के बाहर ब्लॉक निकलेगा, तो हो सकता है ब्लॉक कहीं यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। सिमिलरली ये ब्लॉक कहीं यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजिशन, राइट। क्योंकि मोशन कैसा होगा, रिटार्डेड होगा ना। ये देखो यहाँ पर जो ब्लॉक है, इसको मैं अगर पोजीशन ए बोलूं और इसको पोजीशन बी बोलूं, यहाँ पर अभी कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं है, स्प्रिंग अपने रिलैक्स कंडीशन में थी। उसके बाद मैंने क्या किया है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया। स्प्रिंग को क्या किया मैंने? कंप्रेस किया। M1 को मैंने x1 डिस्टेंस कंप्रेस किया है और M2 को मैंने x2 डिस्टेंस कंप्रेस किया है। जब भी स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करोगे तो एक स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा, राइट। और जैसे ही मतलब होता ना, स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस किया है, और जैसे ही तुमने हाथ हटाओ या फिर इस स्ट्रिंग को जैसे ही कट करोगे, ये ब्लॉक इधर पे भागेगा और ये ब्लॉक इधर पे भागेगा, और जो स्प्रिंग फोर्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद जैसे स्प्रिंग
यहां से राइट जाना शुरू करेगी, ये पॉइंट ए है, जैसे इस डायरेक्शन पहुंचेगी, अब मान ले ब्लॉक यहाँ पर पहुंचा, इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगना शुरू कर देगा, और जब ब्लॉक यहाँ पर होगा जिसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगना शुरू कर देगा। यानी कि जैसे ही नेचुरल लेंथ से आगे निकलेगा, इसको नेचुरल लेंथ बोलते हैं, इसको ए और ये बी, जैसे ही एल नॉट से आगे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और मोशन रिटार्डेड हो जाएगा, यानी कि इसके लिए यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। फिर तुम देख सकते हो कि इसका जो मोशन है कुछ इस तरह से होना चाहिए, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ऐसे गया और फिर से ऐसे गया और फिर से ऐसे, ऐसे जम। बात समझे कि नहीं? दिखता क्लियर हो रहा है तुमको? ये इसकी मैकेनिक्स है, अच्छा। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो इस तरह से ये भागता रहेगा, राइट, मतलब ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे इधर भी ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पर भी ऐसे ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पर जीरो, फिर से यहाँ पे भी जीरो वेलोसिटी। चलो इतनी बातें अगर तुम्हें क्लियर हो गई, इसको मैंने क्या बोला, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और क्या बोल सकता हूँ, इफ V2 इक्वल टू मैक्सिमम, क्या उस सिचुएशन में V1 भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये कहाँ पे होगा, एट नेचुरल लेंथ। कहाँ पे होना चाहिए, एट नेचुरल लेंथ, जहां पे मैं निकाल रहा हूँ। क्लियर है ना, जो पॉइंट ए और बी दिया हुआ है। नेचुरल लेंथ का क्या मतलब होता है कि जब स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में, उसमें ना तो कोई कंप्रेशन है ना तो कोई भी एलोंगेशन है। अगर यहाँ तक तुमको क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे थर्ड हो गया, फोर्थ, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लें। एनर्जी लिख सकते हो तुम, एनर्जी की इक्वेशन, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, क्या वही काइनेटिक एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, राइट। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, यू स्प्रिंग, राइट, ये किस में कन्वर्ट हो गई, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, राइट, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना था वहां पर, एक्स नॉट, टोटल कंप्रेशन एक्स नॉट था ना, इक्वल टू 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। एक इक्वेशन तुमको यहाँ से भी मिल सकती है, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्वेश्चंस कैसे बनेगा उस पर बात करता हूँ मैं, पहले इसे तुम नोट कर लो।